हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। तो यहाँ पर बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का जो चैप्टर है, उसका जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, और देन हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरीन्स की। तो लास्ट क्लास में, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बच्चों SN1 और SN2 मैकेनिज्म को डिटेल में देखा था। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी का कंटिन्यूएशन में आज भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग एम्बीडेंटेड वर्ड को ही अगर देखें तो यहाँ पर जो एम्बी वर्ड है, एम्बी मीन्स होता है कि जब कोई चीज़ दो डिफरेंट साइड से फंक्शन करे, या फिर जैसे बच्चों क्या होते हैं, अगर हम लोग कुछ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं साइनाइड का, तो साइनाइड अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है तो यहाँ पर ये इसकी ये साइट है, यानी इस जगह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और दूसरी साइड होती है एन के पास बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ से भी ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो दो डिफरेंट साइड्स है, आइदर दिस साइड से ये वर्क करेगा और दिस साइड से ये वर्क करेगा। ऐसे ही बच्चों एम्बी का मीनिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड या एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, जैसे बच्चों हमारे पास एक होता है नाइट्राइल, इसको बोलते हैं NO2। तो एक तो बच्चों ये साइड होती है, और एक नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो यहाँ से भी कर सकता है। ऐसे ही SCN हम लोग देखते हैं, SCN के पास भी क्या होता है, एक तो ये निगेटिव साइड्स होता है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सारे कैसे हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के द्वारा। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं RCl का, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ, और दूसरा जो एग्जांपल है वो है RCl की हम लोग रिएक्शन कराते हैं AgCN के साथ, तो बच्चों यहाँ पर दो अलग अलग रिएजेंट हैं, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों सेम है, यानी यहाँ CN अटैक करने वाला है यहाँ पर एल्काइल हैलाइड पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो प्रोडक्ट देखते हैं बच्चों वो बनता है RCN, और साथ में हमारा प्रोडक्ट बनता है KCl। और जबकि अगर हम लोग ये वाली रिएक्शन देखते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RNC, और साथ में हमारा बनता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। तो दोनों लगभग सेम रिएक्शन है। प्रोडक्ट में बच्चों हमारा जमीन आसमान का अंतर है। ये है हमारा एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, और ये है हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि हमारा जो RCl है वो कैसे पोलर है, ये यहाँ पर पॉजिटिव यानी डिफिशिएंसी हो जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो रिचनेस हो जाएगी, यानी यहाँ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये डिफिशिएंसी आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर पोलैरिटी आ जाती है और हमारा R+ और Cl नेगेटिव हो जाता है। जबकि अगर हम लोग KCN देखें तो KCN बच्चों आयनिक नेचर का होता है, और K+ और Cn नेगेटिव में टूट जाता है। तो जो पहली रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है, वहाँ पर R+ डायरेक्टली Cn के साथ जुड़ के क्या दे देगा, RCN। तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एल्काइल साइनाइड फॉर्म होता है, यानी जो R+ पर डायरेक्टली अटैक करेगा ये नेगेटिव वाला। जबकि अगर हम लोग बच्चों AgCN का यहाँ पर देखते हैं तो Ag जो Cn होता है उसमें जो Ag और C के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बच्चों उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। कैसा, कोवेलेंट करेक्टर।
आयनिक करेक्टर भी होता है लेकिन कोवैलेंट करेक्टर यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। तो जब कोवैलेंट करेक्टर ज़्यादा मिलता है तो यहाँ पर जल्दी से ये ब्रेक नहीं हो पाता। ब्रेक होने से पहले ही यहाँ जो दूसरी साइट है इस CN की वो बच्चों एक्टिवेट हो जाती है, और वो एक्टिवेट होके ये जो R+ यहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंट है, उस पर अटैक हो जाता है, और हमको AgC का बॉन्ड टूटने से पहले ही AG और C का बॉन्ड टूटने से पहले ही बच्चों क्या मिल जाता है, इस तरीके का हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ये इस पॉजिटिव को ये बॉन्ड यहाँ से कंपनसेट करेगा और धीरे धीरे ये Ag यहाँ से टूट जाएगा। तो अब जो R के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है वो N है, ना कि C। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा प्रोडक्ट बना वो RCN ना बन के प्रोडक्ट बना है RNC, और इसी को बोलते हैं हम लोग अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो आप लोगों ने देखा कि इन दोनों जो प्रोडक्ट है वहाँ पर ये जो साइनाइड है यानी CN जो न्यूक्लियोफाइल था, तो एक जगह ये C से अटैच्ड हुआ और दूसरी जगह यहाँ पर N से अटैच्ड हुआ। तो हमारा जो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है वो दो तरीके से वर्क कर रहा है, दो तरीके से फंक्शन करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। इसी तरीके से बच्चों और भी हमारे एग्जांपल्स काम करते हैं। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, तो जो हमारा RCl की अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं KNO2 से, और दूसरी रिएक्शन है अगर RCl की सेम रिएक्शन कराते हैं Ag यानी सिल्वर नाइट्रेट से, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो टोटली डिफरेंट बनता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो बनता है अल्काइल नाइट्राइल, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बनता है अल्काइल आइसोनाइट्राइल, और साथ में यहाँ पर KCl और AgCl हमको मिलता है। तो बिल्कुल बच्चों सेम यहाँ पर काम हुआ है। जो हमारा नाइट्राइल NO2- होता है वो जब टूट जाता है K के साथ तो डायरेक्टली यहाँ से बॉन्डेड होता है, और जब नहीं टूट पाता तो बच्चों ये जो हमारी दूसरी साइट है वो एक्टिवेट हो जाती है इस केस में, और यहाँ पर आइसोनाइट्राइल यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसी तरीके से बच्चों SCN भी हमारा काम करता है। तो जब ये टूट जाता है तो यहाँ से फंक्शन करता है, और जब ये कोवेलेंट नेचर के कारण नहीं टूट पाता तो यहाँ पर दूसरी साइट यहाँ पर एक्टिवेट होती है, जिस तरीके से हम लोग आइसोथायोसाइनाइड मिलता है। तो जब ये N से यहाँ पर अटैच होता है तो हमारा बनता है आइसोथायोसाइनाइड, और जब C से होता है तो इसको बोलते हैं थायोसाइनाइड। तो ये हमारी कहानी थी बच्चों एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एल्केन्स की, अब हम लोग बात करते हैं हेलो एरीन्स की। और हेलो एरीन्स में हम लोगों ने बेसिकली जिस एरोमेटिक कंपाउंड की बात करी है वो हमारा है बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर जब भी हम लोग कोई हैलाइड एटम लगाते हैं सच दैट हम लोग अगर क्लोरीन लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्लोरोबेंजीन। तो इसकी रिएक्शन में हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म है वो किस तरीके से पार्ट लेता है वो सारी बातें हम लोग करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमारा जो हेलो एरीन है यानी क्लोरोबेंजीन है, अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये इस तरीके के जो हमारे केमिकल्स होते हैं, स्पीसीज़ होती हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही कम दिखाती हैं, यानी एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही मुश्किल से ये बच्चों ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। तो ऐसा क्या रीज़न है जिससे हमको ये हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव।
तो यहाँ पर बच्चों हम लोग थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से रीजंस हैं हमारे हेलो एरीन्स के जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को दिखाने में बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो पहला जो रीज़न है वो है बच्चों रिजोनेंस। रिजोनेंस हमको देखने को मिलता है हमारी हेलो एरीन्स में। क्लोरोबेंजीन अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर रिजोनेंस की वजह से क्या होता है, तो रिजोनेंस बच्चों कैसे होता है, तो यहाँ पर ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, तो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा तो यहाँ पर हल्का सा पार्शियल डबल बॉन्ड हमको देखने को मिलता है। इस तरीके से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये घूमते घूमते पैरा पर और फिर ऑर्थो पर यहाँ पर आ जाता है। तो हमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर में यानी जो 5 स्ट्रक्चर बनेंगे वहाँ पर उनमें से 3 स्ट्रक्चर में हमको क्या दिखाई पड़ता है, ये पार्शियल बॉन्ड नज़र आता है। किस किस के बीच में, इस कार्बन और इस Cl के बीच में। तो रिजोनेंस की वजह से हमारा डबल बॉन्ड करेक्टर बच्चों जनरेट हो जाता है बिटवीन C एंड Cl, यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करना और मुश्किल हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा तभी हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन दिखा पाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जिस वजह से हमें काफ़ी लेस रिएक्टिव देखने को मिलता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। So this is the first reason, double bond characteristics from by resonance process. अब अगर हम लोग सेकेंड रीज़न देखते हैं तो सेकेंड रीज़न बच्चों होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कार्बन शो करता है, तो यहाँ पर बच्चों ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, बाकी यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि हमें यहीं पर अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का, तो हम लोग इसी कार्बन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर ऑर्बिटल यानी हाइब्रिडाइज्ड होता है कोई कार्बन, तो उसमें जो s करेक्टर है यानी एक s होगा और 2 p होंगे। तो जो s करेक्टर होता है वो 33.3% यहाँ पर लगभग आता है, जबकि sp3 के केस में यहाँ पर एक s और 3 p होते हैं, तो यहाँ पर जो s है वो 25% होता है। तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होता है यानी अगर s की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो sp2 होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है देन sp3। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। इसका मतलब है यहाँ पर आसानी से ये ब्रेकेज नहीं होगा ड्यू टू दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये भी एक रीज़न है हमारा इसकी लेस रिएक्टिविटी दिखाने के लिए जो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। तो थर्ड रीज़न की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर थर्ड रीज़न है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। तो यहाँ पर हेलो एरीन में अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यानी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बच्चों यहाँ पर Cl को हटना पड़ेगा, और Cl जब हटेगा तो हमारा ये जो रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, इस पर पॉजिटिव
कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि तभी बच्चों ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं फिनाइल कैटायन। क्या बोलते हैं? फिनाइल कैटायन। तो ये जो फिनाइल कैटायन होता है बच्चों बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ये बहुत ज़्यादा रिजोनेंस के थ्रू भी इसको स्टेबलाइज्ड नहीं किया जा सकता। इसलिए इस इनस्टेबिलिटी के चक्कर में यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बनती, क्योंकि ये हमारा जो फिनाइल कैटायन है ये बहुत आसानी से नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग बाई एजो बॉन्ड लगा के यहाँ पर इसको बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में इसके लिए जो प्रिपरेशन होता है वो नहीं हो सकती। इसीलिए हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो नहीं होती इन जनरल केस। फोर्थ रीज़न है हमारा रिपल्शन बिटवीन। यहाँ पर बच्चों रिपल्शन होता है। रिपल्शन किस किस के बीच में होता है? ये है हमारा हैलो एरियन रिंग और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक भी होगा। तो बच्चों ये भी हमारी कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है। और ये जो रिंग है जहाँ पर अटैक होना है ये भी कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, स्पीसीज। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच दोनों हैं तो बच्चों यहाँ पर दिखाई पड़ता है रिपल्शन। क्या दिखाई पड़ता है? रिपल्शन। तो रिपल्शन जहाँ पर होगा बच्चों वो आसानी से आप पास में कैसे आएंगे और कैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से SN1 या SN रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है क्यों किसका, जिसके कारण हमें SN रिएक्शन देखने को नहीं मिलती, किसमें? हैलो एरियंस में। तो बच्चों इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हम लोग कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके साथ हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं किसी हैलो एरिन का। तो चलिए बच्चों देखते हैं कौन सी वो हमारी कंडीशंस हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउज रिएक्शन। डाउज रिएक्शन। तो डाउज रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास अगर एक क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन यानी हैलो एरिन, इसमें अगर हम लोग NaOH की रिएक्शन कराते हैं, किसकी? NaOH की रिएक्शन कराते हैं विद ड्रास्टिक कंडीशन, यानी हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो एक कंडीशनल होगा, यानी वो बहुत ही हाई होना चाहिए। तो हमारा जो प्रेशर होता है वो यहाँ पर 300 ATM प्रेशर होता है। कितना? 300 ATM प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलता है। और हमारा जो टेम्परेचर होता है वो होता है 623 केल्विन। तो ये दोनों कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस हमारा NaOH के साथ लगानी पड़ती हैं, तब हमको यहाँ पर देखने को मिलता है एक फिनॉक्साइड आयन। एक फिनॉक्साइड आयन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं बच्चों फिनॉक्साइड आयन। वैसे यहाँ पर जो सोडियम के साथ मिलता है तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसके आगे अगर हम लोग एसिडिक H+ इसे प्रोवाइड करा देते हैं तो फाइनली हमारा क्या बन जाता है? OH, फिनॉल। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन जाता है विद दिस स्पेशल कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं डाउज रिएक्शन। और इसमें जो प्रोसेस फॉलो हो रही है वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो इन कंडीशंस को हमको बच्चों फुलफिल करना पड़ता है इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखने के लिए। कहाँ? फ्रॉम हैलो एरिन से। तो ये जो ड्रास्टिक कंडीशंस हैं बच्चों इसको भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है इसमें डायरेक्टली, इन जो हमारी रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ के। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने से क्या होता है कि हमारी ये जो कंडीशंस हैं ये मिनिमाइज़ हो जाती हैं, यानी आसानी से हमको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। तो ऐसी
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक जैसे NO2 है वो हम लोग जोड़ के देखेंगे। तो अगर हम लोग क्लोरीन में एक NO2 यहाँ पर जोड़ देते हैं तो हमारी कंडीशंस में क्या फ़र्क आएगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन थी वो NaOH, वो तो हमें करनी पड़ेगी। साथ में जो हमारा टेम्परेचर होता है, तो जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बच्चों कितना हो जाता है 443 केल्विन, जबकि हम लोगों ने डाउस प्रोसेस में देखा था वहाँ पर 623 केल्विन हम लोगों का टेम्परेचर था। तो इस विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ने से हमारा टेम्परेचर का जो कंडीशन है वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाती है और हमको यहाँ पर सब्सटीट्यूशन देखने को मिल जाता है। अच्छा, सेकेंड पार्ट में हम लोग H+ डाला था, वो भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर OH का सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और ये हमारा NO2 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा रहेगा। तो अगर अब हम लोग दो NO2 ग्रुप्स को यहाँ पर क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन है NaOH के साथ टेम्परेचर की वो कितनी हो जाती है, वो लगभग हो जाती है बच्चों 383 केल्विन, यानी और हमारा टेम्परेचर डाउन हो गया है, यानी और कम टेम्परेचर में ही हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ Cl फ्रॉम OH। अब अगर हम लोग बच्चों एक ग्रुप और जोड़ देते हैं यहाँ पर, यानी दो ऑर्थो ग्रुप और एक पैरा ग्रुप, जो सारे के सारे ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमें केवल NaOH के साथ वार्म वाटर, अगर हम लोग केवल वार्म वाटर ही ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पर ये Cl जो होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है और सब्स्टिट्यूट होके यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो ये प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है और केवल हमको गर्म पानी यानी वार्म वाटर की ज़रूरत पड़ती है और हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर वो देखने को मिल जाता है। तो ये NO2 ग्रुप को जैसे जैसे हम लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जॉइंट करते जा रहे हैं डायरेक्टली विद रिंग, तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारी हार्ड कंडीशन थी, हार्श कंडीशंस थी ऑफ टेम्परेचर, वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो रही हैं और तीनों के साथ, हमारे तीन ग्रुप के साथ कंडीशन ऐसी आ गई कि हमको केवल और केवल हल्का सा जो हॉट वाटर या वार्म वाटर ही हमको नीड हुई और हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। इस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को बच्चों बोलते हैं पिक्रिक एसिड। कभी कभी बच्चों क्या होता है, डायरेक्ट नाम से भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोगों ने NO2 को जोड़ा और हमको अपनी हार्श कंडीशन में जो मिनिमाइजेशन है वो देखने को मिलती है। तो ऐसा क्या हो जाता है NO2 को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ने पर, तो देखते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन हुई जिससे हमको यहाँ पर, तो जो NO2 ग्रुप था, हम लोग बच्चों एक हम लोग NO2 ग्रुप जोड़ के यहाँ पर देख लें। हर एक कंडीशन में तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, हर एक पोजीशन पर जोड़ के। तो अगर हम लोग यहाँ एक पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप ले लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है इसके साथ। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो रिजोनेंस होता है, तो NO2 ग्रुप जो होता है वो -R रिजोनेंस ग्रुप शो करता है, यानी -R टाइप का ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इस तरीके से जब होगा तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो NO2 ग्रुप होता है वो रिंग पर क्या करता है, पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है। तो जब पॉजिटिव आयन क्रिएट करेगा तो हमारा न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव क्रिएट करेगा। दूसरा क्या रीज़न है, दूसरा रीज़न अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा रीज़न के लिए भी हम लोग एक NO2 ग्रुप यहाँ पर ले लेते हैं।
अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो ये पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है, अगर यहाँ पर भी लगा होगा तो भी वो इसी रिस्पेक्ट में ही पॉजिटिव क्रिएट करेगा, और यहाँ पर भी। तो जो पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो इस वजह से जहाँ अगर हम इन दोनों पर भी बढ़ाएं तो ये जो पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं NO2, तो ये जो Cl होता है ये पॉजिटिव R शो करता है, तो वो इस तरीके से क्या करेगा, निगेटिव आयन यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो ये जब निगेटिव इधर आएगा तो यहाँ पर आने की बजाय ये जो डबल बॉन्ड है वो बच्चों किधर मूव करेगा, वो इधर की तरफ मूव करेगा। तो इसको बोलते हैं जो हमारा ये निगेटिव आयन है इसका जो डिस्पर्शन होता है वो हो जाता है। डिस्पर्सन का मतलब है कि अभी तक जो नेगेटिव आयन था वो केवल रिंग पर चक्कर लगा रहा था, जबकि अब उसको स्पेस ज़्यादा मिल गया। अब वो रिंग के साथ इस पूरे ग्रुप पर और इस पूरे ग्रुप पर भी अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर भी चक्कर लगाएगा और इधर भी चक्कर लगाएगा। तो जो उसका स्पेस है वो बढ़ गया है, तो उसका डाइल्यूशन हो जाता है, और डाइल्यूशन होने के साथ हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो बेहतर हो सकता है। तो ये जो दोनों रीज़न हैं, ये रीज़न की वजह से ही हमारी जो कंडीशंस थी वो हार्श ना होके मिनिमाइज हो गई थी। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोगों को हैलो एरीन्स के साथ क्या क्या करना होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ के हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना होता है, और किस तरीके से उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा पाता। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर NO2 के साथ ही NO2 के साथ ही जहाँ पर हम लोगों ने Cl लगाया था, तो अगर मान लेते हैं एक NO2 लगा देते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम लोग F लगाते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग I लगा देते हैं, तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें बेहतर होगा। तो यहाँ पर बच्चों F वाला जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रोबेंजीन है, उसमें बच्चों ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमारी जो ऑर्डर होता है वो होता है FCl Br और फिर I। क्योंकि बच्चों ये जो F है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी माइनस I इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट होगा इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। तो इस वजह से जो हमारा ऑर्डर होता है वो F वाला जो सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन होता है वो ज़्यादा हमारा शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों ऑर्डर वाले हमारे नीट में, जेई में, और या फिर हमारे जो क्लास 12th बोर्ड है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो फॉर द इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो F होता है जो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एरीन्स विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वो ज़्यादा हमारा शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमारा बच्चों एक NCERT का एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हमारा NO2 है वो हम लोगों ने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया, मेटा पर बच्चों मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया। तो हमारा जो NO2 ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, इसको हम लोगों ने ये अगर हमारा ये Cl है तो बच्चों ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है, ये हमारी मेटा पोजीशन है। तो ये कह रहा है कि इन मेटा पोजीशंस में हम लोगों ने NO2 को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूट क्यों किया। तो बच्चों इसका रीज़न क्या हो सकता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसकी भी डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके थे। हमारा एक चैप्टर है हमारा जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसका जो लास्ट पार्ट है वो बेंजीन का है। तो उसमें लास्ट सेक्शन जो है हमारा वो ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में ही वहाँ पर डिटेल्ड में हम लोगों ने एनालिसिस की है। तो अगर आप लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, इन ग्रुप्स के बारे में, तो बच्चों वो वाला जो आपको सेक्शन है, वो वाला जो वीडियो है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोगों ने पैरा पर लगाया है तो पैरा पर लगाने से यहाँ पर क्या होता है, इस पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा और इस पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ही बच्चों न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तभी
जब ये रिमूव होगा और यहीं पर सब्सटीट्यूट होगा। तो जबकि अगर हम लोग यहाँ पर मेटा पर लगाएं तो बच्चों कहाँ पर होगा, इन दो पोजीशन ऑर्थो हो जाएंगी इसके लिए और ये मेटा हो जाएगा। तो ये वाली पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, कंपनसेट नहीं हो पाएगी। दैट इज़ वाई हम लोग हमेशा क्या करते हैं, NO2 ग्रुप को पैरा या फिर ऑर्थो पोजीशन पर ही लगाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को सजेशन है कि अगर डिटेल्ड आपको ऑर्थो, पैरा और मेटा के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करनी है, बहुत अच्छे से जानना है कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्थो, मेटा और पैरा पर काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो बच्चों आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग वो जो है हमारी वीडियो है उसको ज़रूर देखें। तो आज के लिए बच्चों हमारी वीडियो यहीं तक, ये जो पार्ट है। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, और वहाँ पर हम लोग डिटेल्ड बात करेंगे कि कितने तरीके की एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं एलिमिनेशन के, और वहाँ पर E1, E2, E1, CB ये सब की बातें हम लोग करेंगे। तो टिल देन बाय बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।